नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी और अच्छी खबर के साथ करते हैं। देहरादून में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट के फैसले से प्रदेश के उपनल कर्मचारियों की मुराद भी पूरी हो गई। सरकार ने उपनल कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। सरकार ने फैसला लिया है कि जिन कर्मचारियों की नौकरी 10 साल की है उनके 2,000 रुपए और 10 साल से अधिक नौकरी वाले कर्मचारियों के वेतन में 3,000 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। आशा कार्यकर्तियों के मानदेय में 1,000 की बढ़ोतरी की गई है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ा गया है। सीएम की घोषणा के तहत सोमेश्वर अस्पताल को 100 बेड के अस्पताल के तौर पर और बढ़ाया जाएगा। खरीफ सत्र के लिए धान की खरीद नीति तय की गई है। कॉमन धान का मूल्य 1940 और धान ग्रेड ए का मूल्य 1960 रुपए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा ग्राम प्रधानों का मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया गया है। राज्य में 500 पंचायत भवनों को बनाने के लिए 20 करोड़ की मंजूरी मिली है। राजकीय स्कूलों में 10वीं 12वीं और डिग्री कॉलेज के 3 लाख छात्र छात्राओं को सरकार टैबलेट देगी। दून मेडिकल कॉलेज की बर्न यूनिट के लिए 35 अस्थायी पदों पर भर्ती की जाएगी। तो आज ये धामी कैबिनेट के बड़े फैसले रहे हैं, या यूं कहें कि दीपावली से पहले बड़े तोहफे आज सूबे को इस कैबिनेट बैठक की तरफ से मिले हैं। 1 से 10 वर्ष तक जो कर्मचारी उपनल के द्वारा काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह में 2,000 रुपया प्रतिमाह और 10 वर्ष से ऊपर का काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह में 3,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। ग्राम प्रधानों का मानदेय 1,500 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये किया जाएगा। माननीय मंत्रिमंडल ने अपनी मोहर लगाई और अब इस राज्य में ग्राम प्रधानों का मानदेय 1,500 से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया गया है। धान कॉमन का न्यूनतम मूल्य 1,940 रुपया, ग्रेड ए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,960 रुपये प्रति क्विंटल भारत सरकार ने घोषित किया। 1,940 रुपया। वहीं वन मंत्री हरक सिंह रावत ने सियासी माहौल के बीच एक बार फिर से बयान दिया है कि वो 2020 में चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हरक सिंह रावत इसके साथ ही ये भी एहसास करा रहे हैं कि वो राजनीति में क्या कद रखते हैं। पहले भी कहा, मैं अपनी पार्टी के सारे नेताओं से कह चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं हूँ एमएलए चुनाव लड़ने के। बिल्कुल भी मैं मन से नहीं हूँ, मैं आपको कहूँ, इसलिए कि बहुत मैं सोचता हूँ कि 6 बार एमएलए रहना उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में और कई बार मिनिस्टर रहना, ठीक है कि मैंने इस तरह कोई बात नहीं की कि बीजेपी में मैं असहज हूँ। ये जरूर ये बात सही है कि मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कि मेरा कितने सीटों पर प्रभाव है। 2002 में मैं तिवारी जी के साथ मंत्री था, फिर मुझे 2007 में बाहर आना था मेरा बोरा बिस्तरा, तो तब मैं लीडर ऑपोजिशन हो गया, तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा हो गया, तो वहीं रहा। फिर 2012 में बाहर आना था, तो फिर कैबिनेट मंत्री हो गया, फिर विजय उन्होंने साथ रहा, फिर हरीश राव जी साथ कैबिनेट मंत्री रहा, फिर 2017 में बाहर आना था, तो फिर कैबिनेट मंत्री हो गया। तो आप लोगों की कृपा है और इस प्रदेश की जनता की कृपा। और देखिए, सरिता आर्य का ट्वीट भी सियासी माहौल में गर्माहट को बढ़ा रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है उस परिप्रेक्ष्य में पार्टी में निष्ठापूर्वक एक महिला कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी की विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। दुखी मन से व्यक्तिगत तौर पर मेरे पास बहुत से विकल्प खुले। तो आपको बता दें कि यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी तो हो गई है, लेकिन इसे लेकर अब नाराजगी का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि सरिता आर्य नाराज हो गई हैं। सरिता आर्य ने साफ कह दिया है कि अगर पार्टी में उनकी अनदेखी हुई तो वो पार्टी को छोड़कर जा सकती है। इतना बड़ा पद दिया था उनको, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, मंत्री बनाया था, सभी कुछ उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया था, लेकिन वो पार्टी को छोड़ के चले गए। और आज इधर देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ रही है तो इधर मलाई खाने आ गए, पहले वहाँ भाजपा में चले गए थे। और आज भी मुझे शर्तें कुछ नहीं पता चल रही है कि वो किन शर्तों पे यहाँ पे आ रहे हैं। अगर वो यहाँ पे से टिकट मांगेंगे तो मुझे भी सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि हम पार्टी में क्या
स्टैंड लेते हैं। और हमें क्योंकि 5 साल देखिए हमने अपना पैसा फूंक कर हमने पार्टी को समय भी दिया है, डंडा झंडा हमने सब बोका है। नैनीताल से टिकट अगर मुझे नहीं दिया जाएगा तो मुझे सोचने के लिए मजबूर और पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर भी करना। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आज यहाँ पे और आज सदस्यता अभियान चल रहा है। मैं पार्टी के साथ लगी हुई हूँ, मैं अभी भी पार्टी के कार्यक्रमों में आ रही हूँ। मैं डुलमुल राजनीति बिल्कुल नहीं करती हूँ। आपने देखा होगा, आप पत्रकार लोगों को भी पता होगा कि मैं कभी भी डुलमुल राजनीति नहीं करती हूँ। लेकिन हमें मजबूर किया जाएगा कि हम लोग मजबूर होंगे, क्योंकि अभी तक यशपाल आर्या ने 5 साल वहाँ मलाई खाई है और अब यहाँ मलाई खाने आ गए। तो यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने से सरिता आर्य की नाराजगी की बात कही जा रही है और इस पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय नेतृत्व का है, इसलिए इसे सबको मानना चाहिए। ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय है। राहुल गांधी जी ने निर्णय लिया है, सोनिया गांधी जी ने निर्णय लिया है और मैं समझता हूँ उनका निर्णय सबको स्वीकार्य है। यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सुबोध उनियाल ने क्या कहा, ये भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया था, नाम लेना उचित नहीं है, उन्होंने अपने को पार्टी से बड़ा समझा। उन्होंने समझा कि पार्टी हमसे है। जो वो यहाँ से गए उनकी क्या स्थिति हुई, फिर लौटकर पार्टी के अंदर आना पड़ा। तो ऐसे लोगों के आया आराम गया आराम से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है और जनता इनसे उनका हिसाब जो है चुनाव में देती। अरे मित्र भी हैं और मुझे इस बात का है कि कम से कम चर्चा करनी चाहिए थी आपस में, और बिना चर्चा किए इस तरह जाना मेरा स्पष्ट मानना है कि निर्णय गलत है। और फरवरी में ये निर्णय गलत है, इस पर मोहर लग जाएगी निश्चित रूप से। सर बीजेपी को कोई लॉस होगा इसका? देखिए, जो हालात हैं, कौन दल सरकार बनाए इसका निर्णय जनता करती है। यशपाल आर्य की घर वापसी पर हरीश रावत ने ट्वीट किया है। हरीश रावत अपने ट्वीट में लिखा है कि यदि रेफरी फाउल खेलने लग जाए तो क्या कहना चाहिए। राजनीति में जाने के लिए भी बहाना चाहिए, आने के लिए माध्यम चाहिए। जाने वाले जिसको बहाना बनाकर गए, आते वक्त वही व्यक्ति रास्ता बन जाए तो इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। इसलिए कहा गया है, चमत्कार को नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने पैतृक गांव मोहन नदी जाने के दौरान कुछ देर रामनगर रुके, जहां उन्होंने रानीखेत रोड पर स्थित एक चाय की दुकान पर चाय और फैन का आनंद लेने के साथ ही दुकान में चाय भी बनाई। इसके साथ ही यशपाल आर्य की घर वापसी को लेकर उन्होंने तंज भी कसा। भाजपा ने किया जैसी जिसकी करनी वैसी भरनी। वो हमारे उधर गड़बड़ कर रहे थे, एक आध हाथ हमने भी बढ़ा दिया, क्या फर्क पड़ता। और हमने भाजपा वालों से अब भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ मत करो, ये गलत है। आप अपनी पार्टी के लोगों के साथ चुनाव लड़ो, हम अपनी पार्टी के लोगों से चुनाव लड़ेंगे। तुम क्यों दूसरी पार्टियों में गड़बड़ करते हो। धामी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा सरकार ने पिछले 4.5 साल में राज्य के विकास में कुछ अहम काम नहीं किए, लेकिन अब चुनाव करीब आते ही हवाई घोषणाएं हो रही हैं। झूठ, फरेब और जुमले के सिवा कुछ नहीं किया। धामी सरकार के 100 दिन पूरी तरह से बेकार रहे। ना तो देवस्थानम बोर्ड पर कोई फैसला हो पाया, ना चारधाम यात्रा सही तरीके से चल पाई, न ही कोई भ्रष्टाचार का यहाँ पर जांच हो पाई, ना किसी को रोजगार मिला, ना जो घोषणाएं हुई धरातल पर उतर पाई। तो सिवाय जुमलेबाजी के इस सरकार ने कुछ नहीं किया। 70 के संग्राम में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हरिद्वार की भगवानपुर विधानसभा सीट का सियासी गणित। इस सीट से अभी कांग्रेस की ममता राकेश विधायक हैं, लेकिन क्या इस बार ममता राकेश को जनता का आशीर्वाद मिलेगा? आज बात इसी पर। हरिद्वार जिले का भगवानपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसे सुरेंद्र राकेश के परिवार की राजनीति का गढ़ माना जाता है। शुरुआत में ये सीट बसपा के पास थी। 2007 और 2012 के चुनाव में यहां से सुरेंद्र राकेश बसपा से विधायक बने थे, मगर 2015 में सुरेंद्र राकेश का निधन हो गया, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए। सुरेंद्र राकेश की पत्नी ममता राकेश कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत गई।
तभी से ममता राकेश ही सुरेंद्र राकेश की राजनीतिक विरासत को संभाले हुए हैं। करीब 7 साल से ममता राकेश विधायक हैं। लगातार 5 साल से जब से विधायक बनी हूँ, विधानसभा में और बाहर भी, मेडिकल कॉलेज जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का सपना था, उस मेडिकल कॉलेज को बनवाने के लिए निरंतर प्रयास किए, लेकिन सरकार मुझे विपक्ष में होने के कारण स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की फाइलों को दबा करके बैठी है, उनके कार्यों को पूरा नहीं करा रही। वैबलपुर में मैंने एक डिग्री कॉलेज का प्रस्ताव भेजा है, वैबलपुर में ज़मीन भी चिन्हित कर दी गई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में ममता राकेश का सामना उनके ही देवर सुबोध राकेश के साथ हुआ। सुबोध राकेश ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, मगर ममता राकेश ने उन्हें 2513 वोटों से शिकस्त दे दी थी। एबीपी गंगा के लिए भगवानपुर से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। 2017 के विधानसभा चुनाव में भगवानपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश की जीत हुई थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध राकेश को 2513 वोटों से हरा दिया था। तो आपको बता दें कि ममता राकेश की जीत यहां पर दर्ज हुई थी। कांग्रेस से वो प्रत्याशी थी। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुबोध राकेश, जो उनके देवर भी हैं, उन्हें 2513 वोटों से हरा दिया था। और अब आपको भगवानपुर विधायक का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज बनना है, लेकिन विधायक ममता राकेश उसे धरातल पर नहीं उतार पाई हैं। हालांकि ये मामला सदन के अंदर जरूर उठाया गया था। विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कें बनवाई गई, मगर उनका काम अधूरा ही है। सिडकुल में नौकरियों में स्थानीय युवाओं का उत्पीड़न होने की बात सामने आ चुकी है। पढ़े लिखे युवा नौकरी नहीं होने से मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। ठेकेदार उनका उत्पीड़न करते हैं। विधायक निधि का पूरा पैसा भी खर्च नहीं कर पाई हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विधायक की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। कांग्रेस विधायक ममता राकेश का दावा है कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी काम करवाया है, लेकिन विपक्ष के नेता उन दावों पर सवाल उठा रहे हैं। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे भगवानपुर में तहसील भवन बनने की बात हो, और चाहे मक्खनपुर में स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के नाम से जो आवासीय विद्यालय बना था आश्रम पद्धति पर, उसके भवन निर्माण का सपना हो, निश्चित रूप से उसे पूरा किया जाएगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ विकास के मामले में वो भगवानपुर विधानसभा में पूरी तरह से फैल हो गई हैं। एक साल में 4 करोड़ लगभग निधि आती है। 28 करोड़ लगभग निधि उनके पास अभी तक आ चुकी है। ये जनता का जो पैसा आया है, समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो पैसा कहाँ लगा है। क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। व्यवस्था काम की विकास के नाम पे बिल्कुल ठप है। और अब आपको दिखाते हैं कि भगवानपुर की जनता के बड़े मुद्दे क्या हैं। देखिए, मुद्दा यह है कि औद्योगिक क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके अलावा भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे लोग मायूस हैं। भगवानपुर क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की मांग लंबे समय से है, जो पूरी नहीं हो पाई है। भगवानपुर विधानसभा की कई सड़कें बदहाल हैं, जो ठीक नहीं हो पाई हैं। इसके अलावा अगर बाकी मुद्दों की बात करें तो भगवानपुर में तहसील भवन का निर्माण जो है, ये भी एक मुद्दा है। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं करा उसने, ममता राकेश ने कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा उसने हमारे यहाँ। आ भी रही हैं और आगे भी अच्छा ही कराएंगे। सड़कें इन्होंने मान लिया वैसी तो है ही, जो गांव में या वैसा हो, इन्होंने सड़कें मतलब लोगों के खेत तक सड़कें पहुंचा दी। हमारे यहाँ तो कोई विकास नहीं हुआ है। बाकी अगर भगवानपुर में पहली तरफ हुआ हो तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी यहाँ तो कुछ नहीं हुआ है, सड़कें वगैरह सब ऐसे ही हैं। विधायक जी का कार्यकाल हमारा बहुत अच्छा है। कर्मठ और लगनशील विधायक है हमारे गांव में कोई काम नहीं है ऐसा नहीं हुआ जो विधायक के द्वारा ना हुआ हो। ऐसा गांव कोई सा नहीं है जिस गांव में विधायक जी ने काम ना किया हो, चाहे सड़क का हो, चाहे नाले का हो, चाहे आपका कोई सा विकास हो, चाहे टंकी का हो।